हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज के वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 14 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो वेलकम टू माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इससे पहले मैं एमएमपीसी 14 का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी ज़रूर देख लेना एग्जाम से पहले। और मैंने ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी लाइंड अप किए हुए हैं जो बैक टू बैक चैनल पर आते रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले तो समझते हैं वर्किंग कैपिटल होती क्या है। देखो, वर्किंग कैपिटल मीन्स शॉर्ट टर्म फंड्स जो बिजनेस डेली ऑपरेशंस चलाने के लिए यूज़ करता है। ओके, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सो बेसिकली वर्किंग कैपिटल ये इंश्योर करता है कि एक बिजनेस अपनी इमीडिएट डेट्स मतलब शॉर्ट टर्म डेट्स को इजीली फुलफिल कर पाए और अपने डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर पाए। ओके, सो दिस इज वर्किंग कैपिटल। अब समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। मीन्स वर्किंग कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए। देखो, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो यही है वर्किंग कैपिटल का कि वर्किंग कैपिटल बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल्स परचेज करना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करना। बिकॉज अगर वर्किंग कैपिटल ही नहीं होगा तो बिजनेस रन कैसे करेगा। ओके, देन सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी कितनी इजीली अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे कर सकती है। सो अगर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो वो ये इंश्योर करेगी कि पेमेंट्स टाइम पे हो, क्रेडिटर्स का ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, मतलब बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल रहे। सो लिक्विडिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करती है वर्किंग कैपिटल। उसके बाद है इम्प्रूव्स क्रेडिट वर्दिनेस। मीन्स जब कंपनी के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होती है तो इससे सप्लायर्स और बैंक्स का ट्रस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो इससे क्या होता है, इजीली क्रेडिट भी मिल जाता है कंपनी को और बेटर टर्म्स भी मिलते हैं, मतलब ग्रोथ के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, देन इट इंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से बिजनेस रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करता है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स्ट्रा स्टॉक अवॉइड करता है, आइडल कैश रिड्यूस होता है इससे। तो इसका रिजल्ट क्या रहता है कि कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर होती है। ओके, देन इट हेल्प्स इन फेसिंग इमरजेंसीज। वर्किंग कैपिटल की एक ये भी इंपॉर्टेंस है, लाइक बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस कभी भी आ सकती है, जैसे सडन डिमांड इंक्रीज हो जाए या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन। सो ऐसे टाइम पे वर्किंग कैपिटल ही एक इमरजेंसी फंड का काम करता है एक बिजनेस के लिए। ओके, सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट वर्किंग कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ओके, अब देखते हैं डेटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मीन्स देखो, हर बिजनेस को सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, ये ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। सो वो कौन से डेटर्मिनेंट्स हैं, उन्हें ईजी वे में समझते हैं एक एक करके। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं होती, ये बिजनेस के नेचर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट तो है नेचर ऑफ बिजनेस। मीन्स बिजनेस का टाइप, उसका नेचर। जैसे ट्रेडिंग फर्म्स को कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि एक बिजनेस फर्म को कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस। मीन्स जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल लॉजिक है ये तो, मोर ऑपरेशंस देन सो मोर एक्सपेंसेस एंड मोर फंड्स नीडेड। सो बिजनेस के साइज पे भी डिपेंड करता है कि एक फर्म को कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। देन प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का क्या मतलब होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने तक का टाइम। ठीक है, सो अगर साइकिल लॉन्ग है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, अगर शॉर्ट साइकिल है तो कम चाहिए होगी। लाइक जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस बेकरी। ठीक है, तो प्रोडक्शन साइकिल पे भी डिपेंड करता है कि एक फर्म को कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। ओके, उसके बाद है क्रेडिट पॉलिसी।
मीन्स कंपनी अपने कस्टमर्स को कितना क्रेडिट देती है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा क्रेडिट देगी तो इससे कैश लेट आएगा और तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, है ना। और अगर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है तो रिक्वायरमेंट कम होगी, तो क्रेडिट पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मीन्स अगर कंपनी अननेसेसरी स्टॉक होल्ड करती है तो फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। बट अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो इससे वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस होगी और कैश फ्लो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो एक ये भी फैक्टर है। देन बिजनेस साइकिल, मीन्स इकोनॉमी का फेज भी मैटर करता है। लाइक अगर बूम पीरियड चल रहा है तो डिमांड ज़्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और रिसेशन फेज चल रहा है तो डिमांड भी कम होगी, तो इससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट कर सकता है वर्किंग कैपिटल को। देन उसके अलावा सीजनल फैक्टर्स, मीन्स कुछ बिजनेसेस सीजनल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम समर्स में ज़्यादा बिकती है, वुलन क्लोथ्स विंटर्स में ज़्यादा बिकते हैं। सो पीक सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी सडनली इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल को। ठीक है, सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो एक बिजनेस फर्म की को कितनी मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आज के वीडियो का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी मिक्स ऑफ द कंपनी। मीन्स एक कंपनी का टोटल फाइनेंसिंग मिक्स, मीन्स एक कंपनी कितना पैसा इक्विटी से रेज करेगी और कितना डेट से। इन दोनों का प्रपोर्शन, मीन्स डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन ही होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। सो एक कंपनी का अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? जो कंपनी के लिए बेस्ट हो, जिसमें रिस्क भी कंट्रोल में रहे और रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज हो। ओके, अब देखते हैं फीचर्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। मीन्स एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो है मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो सबसे पहला गोल तो ये होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कंपनी की अर्निंग्स को भी इंक्रीज करे और शेयर की प्राइजेस को भी बूस्ट करे। ठीक है, मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगा जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैक्सिमाइज कर रहा है और शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल कर रहा है, जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो रही है। ओके, देन सेकेंड, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी का एम क्या होता है? फंड्स को लोएस्ट कॉस्ट पर अरेंज करना। ठीक है, अब डेट तो यूजुअली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है? डिडक्टेबल होता है। बट एक्सेस डेट लेना रिस्की भी होता है। सो कंपनी को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि कितना पैसा वो इक्विटी से रेस करे और कितना पैसा डेट से रेस करे, जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो, कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। मतलब फ्यूचर में अगर कंपनी को और फंड्स चाहिए हो तो कंपनी इजीली फंड्स रेज कर पाए। मतलब ऑप्शंस ओपन होने चाहिए, यू नो, टू रेज फंड्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। ओके, देन सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इनसे को कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबल रहना भी ज़रूरी है, बिकॉज एक्सेस डेट लेने से बैंक्रप्सी रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को भी इंश्योर करे। ओके, देन उसके बाद है कंट्रोल कंसिडरेशन। मीन्स एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कंपनी कंट्रोल को भी कंसिडर करे, बिकॉज इक्विटी इशू करने से ओनरशिप डाइल्यूट होती है। इसलिए कंपनीज कभी कभी डेट प्रेफर करती है ताकि कंट्रोल भी मेंटेन रहे। ओके, देन लास्ट पॉइंट है ऑप्टिमम रिस्क लेवल। मीन्स एक परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस बनाता है। बिकॉज ज़्यादा डेट है, अगर उधार का पैसा ज़्यादा है तो इससे रिस्क ज़्यादा है, और अगर इक्विटी ज़्यादा है तो उसमें रिस्क तो कम है बट लोअर रिटर्न के चांसेस है। सो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ही बेस्ट होता है। ओके, सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। सो एक अच्छा एक अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर वही है जिसमें डेट और इक्विटी राइट बैलेंस में है, राइट प्रपोर्शन में है, जो कंपनी को प्रॉफिटेबल, स्टेबल और फ्लेक्सिबल भी बनाए रख रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मीन्स कंपनी डिसाइड कैसे करती है कि कितना डेट और कितना इक्विटी लेना है। बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर एक रैंडम डिसीजन तो नहीं होता, ये कुछ मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक एक करके सारे डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, बिकॉज कंपनी ये ट्राई करती है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, कम से कम हो। सो डेट तो सस्ता होता है एंड इक्विटी महंगा होता है,
इसलिए कंपनीज जनरली डेट यूज़ करती है बट स्टिल लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, रिस्क। रिस्क दो टाइप्स के होते हैं मेनली, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क मीन्स ऑपरेशन से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल रिस्क मीन्स डेट से रिलेटेड। सो अगर बिजनेस रिस्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है तो कंपनी और ज़्यादा डेट नहीं लेना चाहेगी। ठीक है, सो रिस्क भी एक ऐसा फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस में कंसिडर किया जाता है। देन कंट्रोल कंसिडरेशन मीन्स प्रमोटर्स अपना कंट्रोल भी लूज नहीं करना चाहते, इसलिए इक्विटी इशू अवॉइड करते हैं एंड वो डेट को प्रेफर करते हैं क्योंकि डेट में वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है। देन स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स मीन्स अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो वो कॉन्फिडेंटली डेट यूज़ कर सकती है। अगर अर्निंग्स अनस्टेबल है तो कंपनी डेट को अवॉइड करेगी क्योंकि डेट में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट होता है। ठीक है, सो एक कंपनी की अर्निंग स्टेबल है या नहीं ये भी एक फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कंपनी का। ओके। उसके बाद है मार्केट कंडीशंस मीन्स कैपिटल मार्केट की सिचुएशन भी मैटर करती है। अगर बुल मार्केट चल रहा है मीन्स मार्केट अगर बूम पे है, अपने हाई पे है, तो इस केस में इक्विटी इशू करना ईजी है। और अगर बेयरिश मार्केट चल रहा है मीन्स मार्केट अपने लो पे है तो डेट प्रेफर किया जाता है। सो टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके। देन लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कंपनीज को कुछ लॉज भी फॉलो करने होते हैं जैसे डेट का एक लिमिट होती है और सेबी और कंपनीज एक्ट के रूल्स भी अप्लाई होते हैं, मतलब डिसीजन कम्प्लीटली फ्री नहीं होता, तो ये भी एक फैक्टर है जो कंसिडर किया जाता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग, कंपनी ऐसे सोर्सेज चूज करती है जो फ्यूचर में एडजस्ट भी किए जा सके, मतलब इजीली रेज किया, मतलब अगर और फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो इजीली रेज भी किया जा सके, इजीली रीपे भी किया जा सके। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन लास्ट पॉइंट है नेचर एंड साइज ऑफ फर्म, जैसे अगर लार्ज फर्म्स होगी तो इजीली डेट ले सकती है, बट अगर स्मॉल फर्म्स है तो ज़्यादा इक्विटी पे डिपेंड करती है और इंडस्ट्री भी मैटर करती है। ओके, सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है जो कॉस्ट, रिस्क, कंट्रोल और मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और एक स्मार्ट कंपनी वही होती है जिसके बीच में परफेक्ट बैलेंस अचीव करती है। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलिए बातें हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, डिविडेंड डिसीजन। तो देखो, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न कर लिया, अब इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे या फिर बिजनेस में री इन्वेस्ट करे। बेसिकली तो इसी डिसीजन को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ये डिसाइड करती है कि प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा एज डिविडेंड और कितना प्रॉफिट का कितना पोर्शन रिटेन करके रखा जाएगा एज रिटेन अर्निंग्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिविडेंड डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट। डिविडेंड डिसीजन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसके रीजंस में सबसे पहले है इट अफेक्ट्स शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब डिविडेंड डिसीजन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है शेयर होल्डर की इनकम को। ठीक है, मीन्स अगर रेगुलर डिविडेंड दिया जा रहा है तो शेयर होल्डर्स हैप्पी होंगे, अगर डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है तो इससे शेयर होल्डर्स में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन आएगा। ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है डिविडेंड डिसीजन का। राइट, देन नेक्स्ट पॉइंट है इट इन्फ्लुएंसेस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, मीन्स डिविडेंड पॉलिसी का इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे भी पड़ता है, मतलब अगर हाई डिविडेंड दिया जा रहा है तो इससे पॉजिटिव सिग्नल जाता है कंपनी का, तो इससे शेयर की प्राइसेस भी इंक्रीज होती है, और अगर लो डिविडेंड दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है तो इससे नेगेटिव सिग्नल जाता है, तो इससे प्राइसेस भी फॉल करती है। ओके, सो बेसिकली मतलब इसलिए डिविडेंड एक सिग्नल की तरह भी काम करता है जो कि शेयर्स की मार्केट प्राइस को भी इन्फ्लुएंस करता है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंसेस ग्रोथ वर्सेस इनकम, मतलब कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि कंपनी को ग्रोथ चाहिए तब तो वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करे, या फिर उसको मतलब उनको शेयर होल्डर्स को इनकम देनी है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे। मतलब डिविडेंड इज इक्वल्स टू करंट इनकम एंड रिटेंशन इज इक्वल्स टू फ्यूचर ग्रोथ, तो कंपनी को इस चीज़ के बीच में बैलेंस बनाना होता है। ओके, तो इस चीज़ पे भी डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है इट अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मतलब इन्वेस्टर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक कुछ लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं, कुछ लोग कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं। सो डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करती है कि कौन से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे कंपनी की तरफ। ओके, देन लास्ट पॉइंट है इट इम्पैक्ट्स कंपनीज लिक्विडिटी,
मतलब डिविडेंड देने के लिए कैश भी चाहिए होता है, बिकॉज हाई डिविडेंड इज इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो एंड लो डिविडेंड मीन्स कैश रिटेन्ड। इसलिए लिक्विडिटी भी डायरेक्टली इफेक्ट होती है डिविडेंड डिसीजन से। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स डिविडेंड डिसीजन एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है जो कंपनी के ग्रोथ, उसकी शेयर प्राइस, इन्वेस्टर सेटिस्फैक्शन सब पे इम्पैक्ट डालता है। ओके, चलिए अब देखते हैं रेलेवेंस थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। देखो रेलेवेंस थ्योरीज के अकॉर्डिंग, मतलब रेलेवेंस थ्योरीज ये कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट करती है। मतलब क्या डिविडेंड देने से कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है? सो इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग यस, मीन्स मतलब डिविडेंड देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब डिविडेंड पॉलिसी कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यू को इम्पैक्ट करती ही करती है। ओके, अब इसमें दो मॉडल्स आते हैं, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। ये दोनों एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखो अब सबसे पहला मॉडल है वॉल्टर्स मॉडल। सो इस मॉडल के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिसीजन डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर है रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। दूसरा फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग तीन सिचुएशंस हो सकती है या तीन सिचुएशंस होती है। सबसे पहली सिचुएशन है व्हेन आर इज ग्रेटर देन के, मीन्स जब रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, मतलब कंपनी ज़्यादा रिटर्न कमा रही है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो क्या करना चाहिए कंपनी को, प्रॉफिट को रिटेन करो और डिविडेंड मत दो ही मत। ठीक है, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन है यहाँ पे। मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग वॉल्टर ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन होती है व्हेन आर इज लेस देन के, मीन्स जब रेट ऑफ रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, मीन्स कंपनी कम रिटर्न कमा रही है। ठीक है, इस केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो बिकॉज इन्वेस्टर्स खुद बेटर इन्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड सिचुएशन थ्री होती है व्हेन आर इज इक्वल्स टू के, मीन्स जब रेट ऑफ रिटर्न इक्वल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, मीन्स इस केस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डिविडेंड पॉलिसी न्यूट्रल हो जाती है। सो डिविडेंड दो या नहीं दो, दोनों मतलब बात बराबर ही है। ठीक है, सो दिस इज वॉल्टर मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है गॉर्डन्स मॉडल। इस मॉडल को बर्ड इन हैंड थ्योरी भी बोलते हैं। इस मॉडल का एक सिंपल सा लॉजिक है कि आज का डिविडेंड फ्यूचर के अनसर्टेन गेन से बेटर है। ठीक है, मीन्स मतलब इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं करेंट डिविडेंड। ठीक है, वो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं चाहते बिकॉज वो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, सो दे प्रेफर करेंट डिविडेंड। सो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन, हायर डिविडेंड इज इक्वल्स टू हायर शेयर प्राइस, क्योंकि इन्वेस्टर्स श्योर इनकम प्रेफर करते हैं, नॉट कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके, दिस इज गॉर्डन मॉडल। तो देखो रेलेवेंस थ्योरीज के अकॉर्डिंग डिविडेंड पॉलिसी मैटर्स, मतलब एक कंपनी की वैल्यू को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। जैसे वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी पे फोकस किया जाता है, मतलब कब डिविडेंड देना चाहिए, कब रिटेन करके रखना चाहिए फॉर री इन्वेस्टमेंट। एंड गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस पे फोकस किया जाता है। बट दोनों का कंक्लूजन सेम है कि डिविडेंड डिसीजन को इग्नोर नहीं किया जा सकता बिकॉज ये डायरेक्टली फर्म की, कंपनी की वैल्यू को इम्पैक्ट करती है। ओके, सो गाइज ये थे MMPC 14 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं हर सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रही हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। बाकी अपने डाउट्स आप कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, मैं ट्राई करूँगी सभी का रिप्लाई देने का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।